हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया है और ये स्टॉक अपने सेक्टर का भी लीडर है। अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 37% डिस्काउंट पर चल रहा है। तो क्या हमें इतना डिस्काउंट देकर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक में अब इतना दम नहीं बचा कि ये पास्ट जैसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सके? तो चलो इन्हीं सवालों के जवाब फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। स्टॉक के फंडामेंटल देखने से पहले हम थोड़ा स्टॉक की हिस्ट्री देखते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर की शुरुआत रमेश कुमार दुआ ने 1976 में की थी। इससे पहले ये प्लास्टिक और साइकिल का बिजनेस कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने रिलैक्सो फुटवेयर में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री का राजा बन गया। पहला स्टेप, सबसे पहले इन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन साइकिल को कम करके 30 दिन के अंदर लेके आए, जिससे ये हुआ कि इनकी फ्री कैश फ्लो बढ़ गई और इस कैश का यूज़ करके इन्होंने नई नई फैक्ट्रियाँ लगाई। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरे पास कंपनी का कंसाइनमेंट लेने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कंपनी को बोलता हूँ कि आप मेरे को कंसाइनमेंट दे दो और मैं इसके पैसे आपको बाद में दे दूँगा। तो जितने दिन बाद मैं पैसे दूंगा उसी को रिवेन्यू कलेक्शन साइकिल कहते हैं। दूसरा स्टेप ये था कि इन्होंने अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट इन हाउस मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि ये अपना प्राइस अपने कंपटीटर जो आउटसोर्स कर रहा है उसकी तुलना में बहुत कम कर सकते थे, क्योंकि जो आउटसोर्स कर रहा है वह प्रोडक्ट का प्राइस फुली कंट्रोल नहीं कर सकता। रिलैक्सो फुटवेयर ने 2005 के बाद अब तक 9 फैक्ट्रीज बहादुरगढ़ में लगाई हैं। इससे ये हुआ कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आज रिलैक्सो के पास है उस नंबर के आसपास भी कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती। तीसरे स्टेप में रिलैक्सो फुटवेयर ने होलसेलर को कट करके रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करना स्टार्ट किया। इससे ये हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि जो पैसा आप होलसेलर को दे रहे थे अब वो पैसा आप रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच शेयर कर सकते हो। आज लगभग 30,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं रिलैक्सो के पास, और ये सब करते करते रिलैक्सो ने अपनी चप्पल जो हवाई के नाम से बेची जाती थी उसका प्राइस इतना कम कर दिया कि कंपटीशन अपने आप खत्म हो गया, और ये करते करते रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री का राजा बन गया। आज रिलैक्सो चप्पल के अलावा सैंडल और जूते भी बनाता है। इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांड भी हैं, जैसे रिलैक्सो, फ्लाइट, स्पार्क्स, बहामाज, स्कूलमेट, बोस्टन, मैरी जोन्स, एलेना, कैजुअल्स, किड्स फन। और इसके अलावा देश भर में रिलैक्सो के 350 प्लस स्टोर हैं जहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। चलो अब हम रिलैक्सो फुटवेयर के फंडामेंटल को समझते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर 22,436 करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 900 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसने रिसेंटली अपना लो 748 रुपये लगाया था। अब हो सकता है कि 750 रुपये के पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो और स्टॉक ने बाउंस किया हो और ये वापस अपने न्यू लो की तरफ चला जाए, या फिर यहाँ से ये न्यू रैली दिखाए। पर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि ये न्यू लो की तरफ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 850 से 950 रुपये की रेंज में स्टॉक घूमता रहे और नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट का वेट करें। आसान भाषा में बात करें तो जनरली होता यह है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ता है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्टॉक में। चलो अब हम स्टॉक के पी को समझते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कंपनी अगर 1 रुपया कमा रही है तो आप उसे खरीदने के लिए कितने रुपये पे करने को तैयार हो। अगर हमें ये देखना है कि पी सस्ता है या महंगा है तो हम उसे उसके कंपटीटर के साथ कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ रिलैक्सो का पी 145 है जो सबसे ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव है। पर कई बार ज़्यादा पी देना भी फायदे का सौदा होता है। इसका पी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ये फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से करेगी, और अगर आने वाले समय में प्रॉफिट डबल हो गया तो पी हाफ हो जाएगा और तब आपको पी महंगा नहीं लगेगा। चलो एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। मान लो किसी स्टॉक को आपने 100 रुपये पे ख़रीदा है। उस टाइम पे उसका EPS मतलब अर्निंग पर शेयर 10 रुपये था, तो हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे उसका पी 10 रुपये था। अब मान लो थोड़े टाइम के बाद कंपनी का EPS बढ़ के 20 रुपये हो गया, मतलब अब कंपनी एक स्टॉक पे एक शेयर पे 20 रुपये कमा रही है। तो आप 100 डिवाइड बाई 20, अब आपको स्टॉक का पी 5 रुपये मिला। तो अब आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक हमने 10 रुपये के पी पे ख़रीदा था अब वही स्टॉक 5 रुपये के पी पे है। तो कंपनी का पी रेशियो हमेशा चेंज होता रहता है, ये डिपेंड ऑन प्रॉफिट। तो चलो अब हम बुक वैल्यू को देखते हैं। अगर कंपनी सारे एसेट को बेचकर सारी लायबिलिटी को चुका दें, मतलब एसेट का मतलब कंपनी की फैक्ट्री, उसके अंदर मशीन, कंपनी की लैंड, उन सब को बेचकर जितना भी लोन है उसको चुका दे,
तो जो पैसा बचेगा उसे बुक वैल्यू कहेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है तो इसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 900 रुपये है, जो बुक वैल्यू 74.5 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे अच्छा साइन माना जाएगा। तो चलो अब हम डिविडेंड यील्ड को समझते हैं। जैसे कि आप किसी बैंक में जाके एफडी करते हैं और एफडी का वार्षिक 5, 6 या 7% रिटर्न हमें मिलता है, वैसे ही हर स्टॉक डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसे उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजता है, और वो पैसा उसके करंट शेयर प्राइस का कितना परसेंट है उसे ही हम डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। जितना कम डिविडेंड यील्ड होगा शेयर के लिए उतना अच्छा होगा, और ये डिपेंड करता है, कोई स्टॉक डिविडेंड देता है कोई नहीं देता। किसी का डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, किसी का डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। तो चलो अब हम आरओसी को देखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी कितने पैसे लगाकर उस पर कितना रिटर्न कमा रही है, चाहे वो पैसे आपने दिए हों या फिर कंपनी ने लोन लिया हो या फिर कंपनी ने इक्विटी बेचकर रेज किए हो, उस सब पैसे पे जितना कंपनी कमा रही है उसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.6 है। जनरली अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज़्यादा है तो उसे अच्छा माना जाता है, तो ये कम है, तो हम इसे एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखते हैं। तो चलो अब हम आरओई को देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी ने जो पैसा इक्विटी बेचकर रेज किया था उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, उसे हम आरओई कहते हैं। यहाँ पे आरओई 8.55% है। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर फेस वैल्यू 1 रुपये है। जब कंपनी आईपीओ लेके आई थी तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये था। धीरे धीरे शेयर स्प्लिट करके फेस वैल्यू 1 बची है। अब हम इसके चार्ट को देखते हैं। रिलैक्सो 2005 में लिस्ट हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस 1 रुपया 40 पैसे था। आज इसका शेयर प्राइस 900 रुपये है। तो आप सोच सकते हैं कि 2006 से 2023 तक कंपनी ने कितने बैंकर रिटर्न जनरेट किए हैं। 2021 में इसने अपना ऑल टाइम हाई 1435 रुपये लगाया था, वहाँ से कंपनी 37% डाउन है। तो आप देखो, अप डाउन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पहली बार डाउन नहीं हुई है। इससे पहले भी आप देखोगे कि 2020 में 800 रुपये का हाई लगाया था और कंपनी 600 रुपये तक गई थी। उससे पहले 2018 में कंपनी ने 420 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद कंपनी 340 रुपये तक नीचे गई थी। और उससे भी पहले 2015 में 284 रुपये का हाई लगाया था और कंपनी 186 रुपये तक गई थी। तो बात यह है कि अप डाउन तो स्टॉक की नेचर है, हर बार रिलैक्सो ने वापस रिकवरी की है। अब की बात करें तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत हाई हो गई थी, इसी कारण कंपनी की सेल्स पर फर्क पड़ा और प्रॉफिट मार्जिन भी कम करना पड़ा। बट अगर हम इसी बात को लेकर बोले कि कंपनी बेकार है तो ये सही बात नहीं है। ये इशू तो सभी फुटवेयर कंपनी के साथ है और टाइम के साथ सोल्व भी हो जाएगा। जब कंपनी पास्ट में इतने बड़े बड़े इशू सोल्व करके यहाँ तक आ सकती है तो यहाँ से आगे भी जा सकती है, और जैसा इस क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को भी मिला है। इसके कंपटीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं रिलैक्सो मार्केट लीडर है। मार्केट कैप में बाटा बहुत नज़दीक है। अगर पी की बात करें तो अभी 20 का P 145 है, जो सबसे ज़्यादा है। वहीं ROC की बात करें तो 11 है। अब आप देख सकते हैं कि इसका P बाटा से डबल है, वहीं ROC बाटा से हाफ है। इस हिसाब से तो बाटा में रिलैक्सो से अच्छी कंपनी लग रही है। पर मैं आपको बता दूं, ये नंबर्स तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। अभी प्रॉफिट कम है रिलैक्सो का, इस वजह से ROC हाफ है। जब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो ये नंबर भी नॉर्मल हो जाएंगे। आप भी देख सकते हैं, मार्केट को लग रहा है कि अब भी रिलैक्सो तेज़ी से प्रॉफिट ग्रोथ करेगा एज़ कम्पेयर टू बाटा। क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो यहाँ सेल्स का फिगर है, बट क्वार्टरली सेल्स को देखकर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स अप डाउन होती रहती हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्च 2022 के बाद लगातार प्रॉफिट डाउन हुआ है। इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी करेक्ट हुआ है। ये सब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाने के कारण हुआ है। इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं प्रॉफिट 63 करोड़ हुआ है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में ज़्यादा है। इस वजह से स्टॉक में भी रिकवरी आई है। अब जैसे जैसे प्रॉफिट रिकवर होगा तो शेयर प्राइस भी रिकवर हो जाएगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर सेल्स का डाटा है जो 2012 से लेकर 2023 तक है। ये सारा डाटा करोड़ में है। सेल्स का मतलब है कि कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचकर कितने रुपए इकट्ठा किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2012 में जहां 845 करोड़ रुपए की सेल थी, वहीं 2023 में 2783 करोड़ रुपए की सेल हुई है, और ये सेल हर साल बढ़ी है। ये एक अच्छा साइन है। वहीं आप एक्सपेंस की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ एक्सपेंस में आता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रेंट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप देख सकते हैं कि कभी भी एक्सपेंस सेल से ज़्यादा नहीं हुआ है, जो एक अच्छी बात है। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझते हैं। ये होता है सेल्स माइनस एक्सपेंस, मतलब कंपनी की कमाई माइनस कंपनी का खर्च। बट ये हमें रियल पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे डिडक्शन और भी होते हैं। यहाँ टैक्स परसेंटेज का मतलब है गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है प्रॉफिट पर।
आप देख सकते हैं कि हर साल टैक्स परसेंटेज अलग अलग है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सब कितने पिटने के बाद कंपनी के रिजर्व्स में कितना पैसा जमा होता है, और हमें भी इसी से मतलब है। आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है। किसी भी ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कम नहीं है। मार्च 2023 का प्रॉफिट भी आने वाले समय में नॉर्मल हो जाएगा, कंपनी रिकवर कर लेगी। CAGR की बात करें तो कंपनी ने 10 साल में 39% का एनुअल रिटर्न दिया है। ये 39% टोटल 10 साल का रिटर्न नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 साल का रिटर्न देखें तो हर साल कंपनी ने 39% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 22% का रिटर्न दिया है। ये दोनों बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब रिटेल इन्वेस्टर के मन में आएगा कि कंपनी बेकार है, इससे एग्जिट करना चाहिए। बट हो सकता है कि कंपनी ने 1-2 साल तक कोई रिटर्न ना दे और फिर उसके बाद 1 महीने में इतना रिटर्न दे दे कि सब बराबर हो जाए। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचकर पैसे लगाएं, शॉर्ट टर्म में तो अप डाउन होता रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर प्रमोटर के पास ही हैं। ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को अब भी लगता है कि स्टॉक आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। पिछले 2 क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज ही की है। मुझे ये लगता है कि जैसे स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा था और एक बड़े इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी ने एग्जिट लिया था, उसके बाद लोगों में भरोसा बनाए रखने के लिए प्रमोटर ने होल्डिंग बनाई है। सौरभ मुखर्जी की बात करें तो उनके एग्जिट होने के बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। शायद उसे लगता है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न कहीं और बना सकते हैं, या फिर उन्होंने निचले भाव पे खरीदारी की और प्रॉफिट बुक करने के लिए एग्जिट लिया हो। तो रीज़न तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह FIN ने होल्डिंग कम की है, वहीं DI ने होल्डिंग इंक्रीज़ की है। इसी के साथ रिटेल इन्वेस्टर की भी अच्छी खासी 18% की हिस्सेदारी है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो सीधी बात यह है कि मुझे नहीं लगता स्टॉक में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैनेजमेंट ठीक है, स्टॉक सेक्टर का लीडर भी है, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो सभी स्टॉक के साथ है। वैसे भी लगभग 72% हिस्सेदारी तो प्रमोटर के पास ही है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कितने पैसे लगाओगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? इससे ज़्यादा तो नहीं लगाओगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जिसकी होल्डिंग अरबों में है वो ज़्यादा चिंता करेगा कि आपकी तो बस एक कील लगी है इतने बड़े जहाज़ में। चलो अब मान भी लेते हैं कि जहाज़ डूबेगा ही, तो अगर लोगों का इतना बड़ा जहाज़ डूबेगा तो अब मान लेते हैं कि जहाज़ डूबेगा ही, तो लोगों का इतना बड़ा जहाज़ डूबेगा तो आपकी तो कील ही डूबेगी। तो डरना बंद करो, स्टॉक के लोगों को कोई नहीं पकड़ सकता। SIP के जरिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। SIP नहीं कर सकते तो पैसे को कम से कम 10 भाग में डिवाइड करो और अलग अलग भाव पे एंट्री लो, और सारा पैसा इसी स्टॉक में नहीं लगा दो। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। 10 से 15 स्टॉक में पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से लगाएं। तब अगर 1-2 स्टॉक डूब भी गया तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।